नमस्कार दोस्तों। यूएस प्रेसिडेंसी और इंडिया पर हमारी पिछली चर्चा को जो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, उसके बाद आज इस विषय पर एक और इन डेप्थ एनालिसिस लेकर आए हैं। वॉशिंगटन में जो ये बड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है, उसका सीधा असर नई दिल्ली पर कैसे पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी इकॉनमी, सिक्योरिटी और वर्कफोर्स के फ्यूचर से जुड़ा है। तो चलिए डिटेल में डिकोड करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का नेक्स्ट मूव क्या है और भारत के लिए उनका असली प्लान क्या है। अब जरा इन हेडलाइंस को देखिए। 50% तक के भारी टैरिफ, H1B वीजा पर बैन का खतरा और लाइफ सेविंग मेडिसिन पर 100% ड्यूटी। सुनकर थोड़ी टेंशन होती है ना, लेकिन एक जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट के नजरिए से सोचें तो क्या ट्रंप 2.0 सच में भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, या फिर इस प्रेशर के पीछे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी है? आज हम इन्हीं फैक्ट्स पर बात करेंगे। तो सबसे पहले उस बड़े शिफ्ट की बात करते हैं जो बाइडेन एरा से ट्रंप 2.0 तक आया है। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी में रातों रात इतना बड़ा बदलाव आता कैसे है? जो बाइडेन के टाइम पर यूएस फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक अल्ट्रुइज्म या कहें कि साझा मूल्यों पर चलती थी। चीन को काउंटर करने के लिए भारत को कई रणनीतिक छूट मिल जाती थी, लेकिन वो दिन अब जा चुके हैं। ट्रंप 2.0 का क्लियर फंडा है ट्रांजैक्शनल डील्स और अमेरिका फर्स्ट। मतलब अब वॉशिंगटन से कोई फ्री पास नहीं मिलेगा, हर डील के बदले उन्हें कुछ ठोस चाहिए। और नई दिल्ली ने भी इस नई रियलिटी को तुरंत समझ लिया। ट्रंप का वर्किंग स्टाइल काफी कोर्ट पॉलिटिक्स जैसा है। यहां फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से ज्यादा आपकी पर्सनल एक्सेस मैटर करती है। जैसे ही सर्जियो गोर को भारत में नया यूएस एम्बेसडर बनाया गया, जिनकी सीधी पहुंच ओवल ऑफिस तक है, भारत ने इस पर्सनल चैनल का पूरा इस्तेमाल किया। अब रिश्ते फाइलों पर नहीं, पर्सनल कनेक्शंस पे चल रहे हैं। अब आते हैं दूसरे और सबसे टेंस मुद्दे पर, ट्रेड वॉर और टैरिफ्स, यानी सीधा इकोनॉमिक झटका। इस नई डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा असर इंटरनेशनल ट्रेड पर दिखा। इस टाइमलाइन को देखिए। अप्रैल 2025 में यूएस ने अचानक भारतीय सामानों पर 26% टैरिफ लगा दिया। अगस्त 2025 आते आते रूसी क्रूड ऑयल खरीदने की पेनल्टी के रूप में यह बढ़कर सीधा 50% हो गया। इस एक फैसले ने हमारे टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर्स की नींद उड़ा दी थी। काफी नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार फरवरी 2026 में जाकर एक अंतरिम ट्रेड डील पर साइन हुए। लेकिन दोस्तों, फरवरी 2026 का यह कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी सस्ता नहीं था। टैरिफ 50 से गिरकर 18% पर तो आ गया, लेकिन बदले में भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अगले 5 सालों में $500 बिलियन की अमेरिकी खरीदारी का वादा, यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर 0 टैरिफ और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस, रूसी क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर रोक। ये साबित करता है कि ट्रंप की ये लेन देन वाली पॉलिसी ग्लोबल मार्केट्स को कैसे पूरी तरह बदल रही है। इकोनॉमी के बाद अब बात करते हैं उस ह्यूमन एलिमेंट की, जिसका असर हजारों करियर्स पर पड़ता है, H1B वीजा और हमारे इंडियन स्टूडेंट्स। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 35। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये यूएस हाउस फ्रीडम कॉकस के उन 35 बेहद इन्फ्लुएंशियल लॉ मेकर्स का नंबर है, जो इस वक्त एक ऐसा कानून लाने पर तुले हैं जो हजारों इंडियन टेक प्रोफेशनल्स का अमेरिकन ड्रीम तोड़ सकता है। ये लॉ मेकर्स जो एंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट ला रहे हैं, उसकी शर्तें बहुत सख्त हैं। नए वीजा पर 3 साल का बैन, हर साल मिलने वाले वीजा की लिमिट 65,000 से घटाकर सिर्फ 25,000 करना और मिनिमम सैलरी $2 लाख तय करना। लेकिन सबसे खतरनाक प्रपोजल है OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को खत्म करना। OPT ही वो मेन रास्ता है जिससे स्टूडेंट्स पढ़ाई के तुरंत बाद यूएस वर्कफोर्स में काम करना शुरू करते हैं। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो एंट्री पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि ये लॉ मेकर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? रीजन है प्योर इकोनॉमिक्स। दरअसल जब कोई कंपनी किसी विदेशी स्टूडेंट को OPT पर हायर करती है, तो उन्हें सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर टैक्स नहीं देना पड़ता। इससे उन्हें अमेरिकन ग्रेजुएट्स के मुकाबले सीधा 15.3% का टैक्स बेनिफिट मिलता है। फ्रीडम कॉकस इसी इकोनॉमिक नेशनलिज्म के तहत इस लूप होल को बंद करना चाहता है। ये अमेरिका का एक डोमेस्टिक पॉलिसी शिफ्ट है, किसी एक देश पर टारगेटेड अटैक नहीं। चलिए अब इंडियन इकोनॉमी के एक और मजबूत पिलर की तरफ बढ़ते हैं, फार्मा सेक्टर और उस पर लगने वाले नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स। यूएस ने सेक्शन 232 के अंडर एक नया टियर्ड टैरिफ सिस्टम लागू किया है। इसे समझिए, पेटेंट वाली दवाओं और उनके कच्चे माल यानी API पर सीधा 100% टैरिफ लगा दिया गया है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाती है तो ये 20% होगा। पर यहां हमारे लिए एक बड़ी राहत है। जेनेरिक्स और बायोसिमिलर्स पर फिलहाल 0% टैरिफ है। क्योंकि भारत मुख्य रूप से जेनेरिक दवाएं ही एक्सपोर्ट करता है, इसलिए ये एक्सेप्शन अभी एक बहुत बड़ी ढाल का काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, ये ढाल परमानेंट नहीं है।
एक बहुत बड़ा फ्यूचर रिस्क अभी मंडरा रहा है। यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी को 1 साल के अंदर एक मैंडेटरी रिव्यू करना है। उस रिव्यू में तय होगा कि क्या ये टैरिफ आगे चलकर जेनेरिक दवाओं पर भी लगाया जाए या नहीं। अगर ऐसा होता है तो भारत, जो अमेरिका को करीब $10.5 बिलियन का फार्मा एक्सपोर्ट करता है, उस पर एक बड़ा खतरा आकर खड़ा हो जाएगा। इन सभी इकोनॉमिक झटकों के बीच रिलेशंस का एक हिस्सा ऐसा भी है जो लगातार मजबूत हो रहा है। वो है डिफेंस और चाइना फैक्टर। ट्रेड वॉर्स के बावजूद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कहीं नहीं रुका। अक्टूबर 2024 में एक मैसिव $3.1 बिलियन की ड्रोन डील फाइनल हुई। इसके तहत 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स मिल रहे हैं, जिनमें से 15 नेवी और बाकी 8 आर्मी और एयरफोर्स के पास जाएंगे। ये साफ दिखाता है कि अपने बॉर्डर्स और मैरीटाइम डोमेन को सिक्योर करने की जो ज़रूरत है, वो दोनों देशों के लिए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और ये कोऑपरेशन सिर्फ ड्रोन्स तक सीमित नहीं है। इंडो पैसिफिक को सिक्योर करने के लिए दोनों देशों ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने के कई स्टेप्स लिए हैं। जैसे अक्टूबर 2025 में उनका 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क रिन्यू हुआ, फिर P-8I नेपच्यून फ्लीट को बढ़ाना, जैवलिन मिसाइलें खरीदना और सबसे इम्पॉर्टेंट GE F414 जेट इंजनों का भारत में ही को प्रोडक्शन करना। इन सबसे एक क्लियर मैसेज मिलता है। मैसेज ये है कि बीजिंग का जो स्ट्रक्चरल थ्रेट है वो इतना बड़ा है कि नई दिल्ली और वॉशिंगटन को एक मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप बनाए रखनी ही पड़ेगी। डिप्लोमेसी चाहे जितनी भी ट्रांजैक्शनल यानी लेने देने वाली हो जाए, डिफेंस और सिक्योरिटी दोनों की मजबूरी भी है और ज़रूरत भी। तो अब आते हैं फाइनल और सबसे ज़रूरी सवाल पर। इन सब बदलावों पर भारत का नेक्स्ट मूव क्या है? जाहिर है, नई दिल्ली चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ट्रंप 2.0 के इस अग्रेसिव माहौल से निपटने के लिए कई टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिकन कंपनियों को शांत करने के लिए मशहूर गूगल टैक्स हटा दिया गया है, ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल को वापस ले लिया गया है और न्यूक्लियर सेक्टर को भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत अपनी 2026 की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी को बहुत ही टेक्नोक्रेटिक रख रहा है, ताकि अमेरिका के साथ कोई सीधा टकराव ना हो। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही प्रोवोक करने वाला सवाल निकल कर आता है। भारत का हमेशा से एक कोर स्टैंड रहा है, मल्टी अलाइनमेंट, यानी सबके साथ मिलकर चलना। पर अब दुनिया एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच की तरफ बढ़ रही है, जहां हर चीज की एक कीमत है और दुनिया अलग अलग गुटों में बट रही है। क्या इस बदलते हुए नए माहौल में भारत का ये डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट टिक पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से नजर रखनी होगी। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।